नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। मुझे आपको एक बात बतानी है, वो बात शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बिना बताए कहीं घूमने का प्लान बनाया था और मुझे भी नहीं बताया था, पर आज मेरे पास एक मैसेज आया, फिर कॉल भी आया दोस्तों का। वो लोग चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ घूमने जाऊं। मेरे लिए ये सरप्राइज प्लान तैयार किया था, तो मैं अब उनको मना भी नहीं कर सकता हूं। इसीलिए अगले नेक्स्ट वीक में मैं एपिसोडों को नहीं बना पाऊंगा, या फिर यूं कहूं तो कि मैं घूमने जा रहा हूं तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा। दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते समय कैसे बना पाऊंगा इन वीडियो को, तो यानी अगले हफ्ते मैं एक भी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस मजबूरी को समझेंगे, और हाँ, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। यानी नेक्स्ट वीक मैं आपको इन एपिसोडों की भरपाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड को सुनते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा निराशाजनक है, पर मुझे ये भी आशा है कि आप मेरे इस मजबूरी को समझेंगे। Here we go to the move forward of episode number 16. एक बार फिर से उस हकीम हॉल के ऊपर का आसमान साफ हो गया था। आसमान से धूप अपनी रोशनियों को उस हॉल पर बिखेर रहा था। ध्रुव, जो कि हॉल के ठीक बीचों बीच बने मंच पर बैठा था, ध्रुव के सामने एक काले रंग की कढ़ाई को हर कोई देख सकता था। उस कढ़ाई में एक गोली, जो कि रोशनियों से घिरी हुई, तैरती जा रही थी। उस गोली को देखकर ध्रुव ने अपने हाथों में एक रोशनी को जलाया, जिस रोशनी के जलते ही उस गोली के ऊपर दिखती रोशनियां निकलकर ध्रुव के हाथों में जाने लगी। दूर खास कुर्सियों पर बैठे लोगों ने जब ये देखा कि कैसे उस गोली से रोशनियां निकलकर ध्रुव के हाथों में जा रही थी, तभी गोली की तीव्र गंध सभी लोगों के मन को ताजा करने लगी। उस बड़े से हॉल में बैठे सभी लोगों की नज़र कढ़ाई के ऊपर तैरती एक लाल गोली पर पड़ी, जो कि उन रोशनियों के हटने के बाद वहां पर दिखने लगी थी। तभी लोगों ने उस गोली को पहचानकर एक साथ कहा, रूपांतरण गोली! इस लड़के ने तो वो रूपांतरण गोली सच में बना दी। तभी अचानक उस कढ़ाई के ऊपर तैरती वो लाल गोली से एक बहुत तेज रोशनी निकली, जो कि लाल रंग की थी, और एक अदृश्य शक्ति उस रोशनी के साथ पूरे हॉल में फैल गई, जिसका दबाव हर कोई महसूस कर सकता था। उस गोली के दबाव से हर किसी को अपने आत्मा तक में एक दर्द महसूस होने लगा। ध्रुव ये देखकर हैरान हो गया कि इस गोली के पास तो पहले से ही खुद की आत्मा है, पर जामवंत ने तो कहा था कि इस गोली को मुझे अपनी आत्मा का अंश देना होगा, पर इस गोली के पास तो पहले से ही आत्मा है। दरअसल रैंक 1 की गोली के पास इंसानों जैसी समझ होती है, और रैंक 2 की गोली के पास तो अपने आप को किसी तिलस्मी जानवर या इंसानों में बदलने की क्षमता भी होती है। पर अगर बात करें रैंक 3 की या देव गोली की, तो उनके पास आत्मा शक्ति भी होती है। इसका मतलब उनकी आत्मा किसी शक्ति देव की आत्मा से कम नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके पास इंसानी समझ के साथ साथ अपने आप को किसी और रूप में बदलने की क्षमता भी होती है। हकीम को अपने आत्मा का अंश उस गोली को देने का मतलब ये है, उस हकीम ने उस गोली की अपनी आत्मा पर काबू कर लिया, जिससे वो गोली अब उस हकीम की मानी जाएगी। इस बात का मतलब ध्रुव को अब समझ आया था। कई जोड़ी आंखों के सामने वो गोली कढ़ाई के ऊपर से उड़कर उस मंच से भागने लगी। उसकी इतनी खतरनाक ताकत को देखकर कोई भी उसको वहां से भागने से रोकने नहीं वाला था। और वैसे भी ये काम तो ध्रुव का था, क्योंकि
ध्रुव खुद हकीम टेस्ट जो दे रहा था। जब ध्रुव ने उस गोली को वहां से भागते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। उसने तभी अपना एक छोटा हमला उस गोली पर कर दिया। उस हमले की गोली से टकराते ही वो गोली वहीं रुक गई। फिर वो गोली वहां तेजी से गोल गोल घूमने लगी और देखते ही देखते वो एक बड़े से अजगर में तब्दील हो गई। उसकी बड़ी बड़ी खून जैसी आंखें ध्रुव को घूर घूर कर गुस्से के साथ देख रही थी। उस गोली की ताकत को जैसे ही वहां बैठे जवान हकीमों ने देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो गोली किसी 4 सितारे वाले शक्ति देव जितनी ताकतवर थी, इतनी ज्यादा ताकत के सामने तो हर कोई अपने आप को महज एक चींटी के बराबर ही समझता। ध्रुव उस गोली की शक्तियों को महसूस कर मन ही मन आह भरने लगा। उसको अपने और उस गोली के रैंक के बीच का अंतर साफ साफ दिख रहा था। ध्रुव जहां किसी शक्ति देव के तीसरे सितारे पर था, तो वो गोली ध्रुव से भी एक रैंक ज्यादा शक्ति देव के चौथे सितारे पर थी। पर उसकी आत्मा ध्रुव से बहुत कमजोर थी। अभी भी उस गोली की आत्मा ध्रुव की आत्मा तक नहीं पहुंची थी, यानी कि परमात्मा लेवल तक नहीं आई थी। वैसे भी ध्रुव जानता था उसको इस गोली को हराना ही नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा में अपने आत्मा का एक अंश भी छोड़ना था, जिससे वो गोली ध्रुव की हो सके, या यूं कहूं कि उस गोली का कोई मालिक बन सके। जब दूर बैठे खास कुर्सियों पर जामवंत ने उस गोली को देखा तो उन्होंने ध्रुव को बताया, ध्रुव जल्दी करो, नहीं तो ये गोली अपनी पूरी समझ विकसित कर लेगी। फिर तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये गोली अभी अभी बनी है, इसलिए इसके पास ज्यादा समझ नहीं है। जामवंत की बात सुनते ही ध्रुव, जिसने अपना सर हाँ में हिलाया और उस गोली की तरफ आगे बढ़ने लगा। दूर दूर तक बैठे जवान और बूढ़े हकीम ध्रुव को उस गोली के पास जाता देख रहे थे। सभी के बेचैनी भरे नजरों के सामने ध्रुव उस गोली के पास जा रहा था। ध्रुव उस गोली से नहीं डरता था। उसकी ताकत गोली की ताकत के सामने बहुत कम थी, पर गोली की आत्मा ध्रुव की आत्मा से अभी तक उतनी ताकत भर भी नहीं हुई थी। इसी बात का फायदा उठाकर ध्रुव ने उस गोली पर आत्मा का हमला करने का सोचा। ध्रुव ने अपने हाथ की सील बदलना शुरू कर दिया। ध्रुव उस गोली को कुछ समझने का मौका ही नहीं देना चाहता था। उसने एक जोर की चीख निकाली। उसके चीख निकालते ही ध्रुव के हाथ में बनती सील रुक गई। इसके बाद ध्रुव के ऊपर आत्माओं की शक्तियों से बना एक बड़ा सा हाथ दिखाई देने लगा, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में शक्तियां निकल रही थी। फिर वो बड़ा सा हाथ सभी लोगों की नजरों के सामने उस अजगर की ओर जाने लगा। जब उस गोली ने देखा कि ध्रुव ने उस पर आत्मा का एक खतरनाक हमला कर दिया, तो वो बिना कुछ सोचे समझे एक बेरहमी के साथ उस हाथ की ओर बढ़ने लगी। उन दोनों की शक्तियां बहुत खतरनाक थी। उन दोनों शक्तियों के आपस में टकराते ही दिलों को कंपा देने वाली एक आवाज उस हॉल में दूर दूर तक सुनाई दी। जो कोई भी इस लड़ाई को देख रहा था, उसको ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस टक्कर के बाद उन दोनों शरीरों पर काफी ज्यादा मात्रा में जख्म आ गए थे। कई बड़े बड़े गड्ढे और दरारें उन दोनों शरीर पर दिख रही थी। ध्रुव के आत्मा की शक्तियों से बना हाथ, जो कि थोड़ी देर पहले बहुत भयानक दिख रहा था, अब उसकी हालत पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। दूसरी ओर वो गोली, जो कि अब अजगर बन गई थी, उसकी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी शक्तियां भी पहले से बहुत कमजोर दिख रही थी। पर जब जामवंत ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी दिखाई देने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव अपनी आत्मा की ताकत से उस गोली से लड़ रहा था। लड़ाई में भले कोई भी जीते, अगर ध्रुव इसी तरह अपनी शक्तियों को खत्म करता रहा तो जल्दी ही ध्रुव बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता। इससे उसकी आत्मा तक को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता, या शायद ध्रुव कभी भी अपने रैंक को आगे बढ़ा ही नहीं पाता। ध्रुव की हालत को देखकर जामवंत ने मन ही मन कहा, लड़के, तुम जितनी जल्दी हो सके
इस लड़ाई को खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो बताना बहुत मुश्किल है। अगर तुम इस लड़ाई को हारने लगते हो तो मैं इस टेस्ट को बस यहीं खत्म कर दूंगा। इतना कहकर जामवंत सामने होती लड़ाई को देखने लगे, पर लानिया को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस ध्रुव और उस अजगर की होती लड़ाई को बिना किसी चिंता के देखती जा रही थी। ध्रुव के उस खतरनाक आत्मा के हमले को उस अजगर ने कम आंका था, पर अब वो गोली समझ गई थी कि ध्रुव की आत्मा उसकी आत्मा से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इसलिए उस गोली ने अपनी शक्तियों और आत्मा दोनों को मिलाकर हमला करने का सोचा। क्योंकि उसकी शक्तियाँ ध्रुव से बहुत ज़्यादा थी, उसने एक दहाड़ निकाली, जिसके बाद उसके शरीर से लाल रोशनियाँ निकलकर उसके सिर के ऊपर जमा होने लगी। उसकी शक्तियाँ भी निकलकर उसके सिर पर जमा हो रही थी। उस हॉल में एक खतरनाक शक्ति उस अजगर के सिर पर महसूस की जा सकती थी। लोगों ने जब ये देखा तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कमज़ोर हालत में होकर भी उस गोली ने ऐसा ताकतवर हमला कैसे कर दिया। फिर वो गोली एक तेज गति के साथ ध्रुव की ओर बढ़ने लगी, जैसे वो ध्रुव को जान से मार देना चाहती हो। उस गोली की लाल खून जैसी आंखें ध्रुव को एक पागलपन के साथ देख रही थी। ध्रुव, जो कि उस गोली को इतने खतरनाक तरीके से उसके पास आता देख रहा था, उस गोली को पास आता देख उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। एक झटके में उसके चेहरे पर कई सारे भाव दिखने लगे। ध्रुव को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये गोली अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई। तभी ध्रुव ने अपना ध्यान अपने उस आधे गायब होते हाथ पर किया। उसने अपने शरीर से बहुत सारी मात्रा में शक्तियों को निकालकर उस हाथ में भरने लगा। एक बार फिर से वो आत्मा का बना हाथ दोबारा चमकने लगा। इस बार उसकी चमक पिछली बार से भी ज्यादा थी। जाहिर है इस बार ध्रुव को अपनी बहुत सी शक्तियों को खर्चना पड़ गया था। ध्रुव का चेहरा इतनी सारी शक्तियों के निकलने के बाद पीला पड़ता जा रहा था। लोगों के अनगिनत निगाहों के सामने ध्रुव का वो बड़ा सा हाथ का हमला उस बड़े से अजगर से जाकर टकराया। उन दोनों के टकराते ही लोगों को जो एक दिल दहला देने वाली आवाज की उम्मीद थी, ऐसी कोई आवाज नहीं आई, बल्कि वहां तो एक अजीब सी शांति फैल गई। हर कोई आसमान में दो भयानक शक्तियों को एक दूसरे को निगलता देखता जा रहा था। कुछ ही पल में वो अजगर ध्रुव के बने उस बड़े से हाथ के हमले पर हावी होने लगा, और देखते ही देखते ध्रुव के हाथ के हमले में कई सारे दरार दिखने लगे। उस हाथ के हमले से कड़कड़ाने की आवाज, साथ ही साथ ध्रुव के चिल्लाने की आवाज उस हॉल को एक खौफ ज्यादा कर रही थी। सभी लोगों को लगने लगा कि ध्रुव अपनी बहुत सी शक्तियों को पहले ही खत्म कर चुका है। अब ध्रुव इस लड़ाई को बस हारने ही वाला था। उनमें से कईयों ने तो अपनी आंखें तक बंद कर ली, क्योंकि वो ध्रुव को इस तरह मरते नहीं देख सकते थे। पर ध्रुव के चेहरे पर तो एक बेरहमी भरी मुस्कान आ गई। उसने उस गोली को देखकर कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे ऐसे लड़ना चाहते हो? तो मैं भी तो तुम्हें दिखाता हूँ कि जब मुझे कोई गुस्सा दिलाता है तो मैं कितना बेरहम हो जाता हूँ। फिर ध्रुव अपनी हाथों की उंगलियों से खून को निकालकर एक सील बनाने लगा। ध्रुव के सील बनाने की रफ्तार बहुत तेज थी। ध्रुव जल्दी जल्दी सीलों को बदलता जा रहा था। उस हॉल में ध्रुव की बेरहमी भरी आवाज गूंजने लगी, पहाड़ खोल सील, दरिया पलट सील, धरा धुरंधर सील। ध्रुव ने लगातार एक के बाद एक 3 हमले उस आसमान में उड़ते अजगर पर कर दिए। ध्रुव के सामने एक बहुत बड़ा नीले रंग का हीरा दिखाई देने लगा। उस हीरे की शक्ति को देखकर खुद जामवंत के चेहरे पर भी हल्की हैरानी दिखने लगी। उनको नहीं लगा था कि ध्रुव ऐसे खतरनाक हमले को इस हालत में भी कर सकता है। वाकई ध्रुव तो सच में बहुत बेरहम था। ध्रुव के शरीर से लगातार खून पानी की तरह टपकते जा रहा था, पर अपने दर्द की चिंता किए बिना ध्रुव इतनी खतरनाक हमले को करने में जरा भी नहीं झिझका। एक पल पहले उस हॉल में जो शोर शराबा मच रहा था, अब वो खामोशी में बदल चुका था। सभी लोग शांति से उस नीले हीरे को ही देखते जा रहे थे, जो कि आकार में बड़ा होते होते
लगभग उस अजगर के बराबर ही हो गया था। फिर ध्रुव के इशारा करते ही वो हीरा सीधे जाकर उस अजगर से टकरा गया। उस हीरे के अजगर से टकराते ही एक रूह कंपा देने वाली आवाज, जिसने सबकी आत्मा तक को एक गंभीर दर्द दिया, उस हॉल में गूंज उठी। हर कोई देख सकता था कि उस अजगर की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। वो अजगर लगभग अधमरी हालत में पहुंच चुका था। तभी ध्रुव के शरीर से एक आत्मा का अंश उस गोली के शरीर में जाकर घुस गया। सभी लोगों के नजरों के सामने वो बड़ा सा अजगर सिकुड़ते सिकुड़ते एक छोटे से लाल रंग की गोली में बदल गया। फिर ध्रुव के इशारा करते ही वो लाल रंग की गोली हवा में उड़ते हुए ध्रुव के हाथ में आ गई। ध्रुव ने उस गोली को एक बार देखकर आह भरी। फिर उसने उस गोली को जामवंत की ओर भेज दिया। जामवंत ने उस हवा में आई गोली को पकड़ा और कुछ देर तक उसको ही देखता रहा। कुछ देर तक देखते रहने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो अपनी कुर्सी से उठकर ध्रुव के पास मंच पर आ गया। ध्रुव, जिसने वया की मदद से अपने शरीर की शक्तियों को दोबारा सोख लिया था, पर उसके जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए थे। तन्वी, जो ध्रुव को पकड़कर किसी छोटी बच्चे की तरह वहां खड़ी थी, दरअसल उसको डर लग रहा था कि कहीं ध्रुव भैया अपनी इस कमजोर हालत के कारण गिर ना जाएं। जामवंत चलकर ध्रुव के पास आए। उन्होंने अपनी खड़ास भरी आवाज में ऐलान किया, रैंक 3 की देव गोली को ध्रुव शौर्य बनाने में सफल हुआ। आज से मैं ध्रुव शौर्य को रैंक 3 का हकीम घोषित करता हूं। अगर किसी को मेरे इस फैसले से आपत्ति है तो वो खड़ा होकर मुझे बताए। जामवंत की बात सुनते ही वहां बैठे सभी हकीमों ने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। सभी ये देखकर हैरान थे कि ये जवान लड़का बखूबी उनके सामने देव गोली तक को बना पाया था। इसका मतलब वो कितना काबिल था, ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी। फिर जामवंत ने उस लाल गोली को ध्रुव को देते हुए कहा, ध्रुव, ये लो तुम्हारी अमानत। इस गोली की उतनी जरूरत मुझे नहीं है जितनी कि तुम्हें है। इतना कहकर उन्होंने वो गोली ध्रुव को दे दी। ध्रुव को भी पता था कि ऐसे गोली को मना करना उसको कितना घाटे का सौदा होता। उसने उस गोली को लेकर एक बोतल में रखकर अपने स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। दूसरी ओर दूर बैठी लानिया ने जब ध्रुव को उस गोली को रखते हुए देखा तो वो मन ही मन बोली, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम इस गोली को बना पाओगे। तैयार हो जाओ ध्रुव, मुझसे मिलने के लिए। तभी जामवंत ने एक बार फिर से ऐलान किया, जो कि ध्रुव रैंक 3 की गोली को बनाने में सफल हो गया है, तो मैं ध्रुव के लिए ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं करूंगा। मैं आज से यानी अभी से ध्रुव को इस हकीम संगठन का सबसे जवान बुजुर्ग बनाता हूं। उनकी ये बातें अपने आप में किसी विस्फोट से कम नहीं थी। हर तरफ से उस हकीम हॉल में लोगों के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। लोग ये भी जानते थे कि ध्रुव सच में इस दर्जे के काबिल तो है। सबने खुद उसकी काबिलियत को देखा था। दरअसल हकीम संगठन में किसी हकीम को उस संगठन का बुजुर्ग बनने के लिए कई इम्तिहान को देने पड़ते थे। उनमें से एक ये भी था कि हकीम कम से कम रैंक 2 का हकीम होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी शक्ति देव के चौथे सितारे पर होनी चाहिए। पर ध्रुव इन सभी चीजों में तो पास था। जामवंत ने चारों तरफ देखते हुए कहा, अगर आप में से किसी को मेरा ये फैसला सही नहीं लगता तो मुझे बताएं। उनके ऐसा कहते ही पूरे हॉल में एक अजीब सी शांति फैल गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी किसी जवान लड़के की आवाज आई, लीडर जामवंत, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, पर मुझे सच में हकीम संगठन का बुजुर्ग नहीं बनना है। ये जवान लड़का ध्रुव शौर्य था। लोगों ने जब ध्रुव की बात सुनी तो उनके चेहरे पर पहले हैरानी फिर गुस्सा दिखने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लीडर ने उसको खुद एक बुजुर्ग बनाया था, तो फिर वो ध्रुव बुजुर्ग बनने से क्यों मना कर रहा था? ये तो सीधे तौर पर लीडर जामवंत के बातों का उल्लंघन हुआ। ध्रुव की बात सुनकर वहीं पास में खड़े
वासु से अपना गुस्सा और सहा नहीं गया। उसने ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ? तू एक 3 रैंक का हकीम है तो तू लीडर जामवंत से इस तरह से बात नहीं कर सकता है। लीडर जामवंत तुझे इतने प्यार से बुजुर्ग बना रहे हैं, तुझे उसमें भी कोई दिक्कत है? तो दोस्तों, ध्रुव ने बुजुर्ग ना बनने का चुनकर अपने लिए कोई परेशानी खड़ी कर ली है क्या? कैसे निकलेगा ध्रुव इस परेशानी से? और क्या होगा जब पहली बार ध्रुव मिलेगा लानिया से? आपको आगे की कहानी सुननी है तो एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। याद रखिए, मैं आपके एक एक कमेंट को बहुत महत्व देता हूँ और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम तो है ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।